एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, इससे पहले जो हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी थी, इससे पहले जो हम लोग लेसन्स देखा था, वो वर्ल्ड बैंक के ऊपर था, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। धीरे धीरे हम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज एक्सपीरियंस थे मेरे, जो मैं इंटरव्यू दी हूं, तो वो सारी चीजें आप लोगों के साथ मैं आज डिस्कस करूंगी। ऐसा होता है ना कई बार कि आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर ये लगता है कि पता नहीं मैं किस तरह से इंटरव्यू फेस करूंगा, मेरे सामने कितने पैनल बैठे होंगे, क्या क्वेश्चंस वो मेरे से पूछेंगे, किस तरह से मैं रिएक्ट करूंगा, किस तरह से मैं बिहेव करूंगा, मेनी मोर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते। बट आप इस समय कोई भी टेंशन नहीं लो, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डोंट वरी, ये चीजें आप एकदम भी रिलैक्स होके वे वीडियो देखना, और जब भी आपका इंटरव्यू हो, बहुत ही रिलैक्स वे से आप इंटरव्यू देने जाना। ये सारी चीजों को याद रखना। प्लस जो भी इस फील्ड से है, जिस फील्ड से मैं हूं, अगर आपने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर किया है, तो जरूर से इंटरव्यू में अगर आपको लगता है कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट इन दैट सब्जेक्ट, तो आप जरूर से उसको बताओ। नहीं तो मैं आपको ये कहूंगी कि डोंट टेल कि मेरा ये सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर है बहुत अच्छी तरीके से एंड ऑल, अगर आपका प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं है। बट डोंट वरी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग अपना ध्यान जो है स्क्रीन पे लगाइए। तो सी ऑन द स्क्रीन, ये आ गए हम अपने स्क्रीन पे। तो इंटरव्यू टाइम, तो इंटरव्यू टाइम में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगी, जो भी सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे इंटरव्यू के समय। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे एक्सपीरियंस है और मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं उसको। तो ये मैंने इमोजी बनाई है कि आप लोग सोचिए तब तक कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस मैम से पूछे गए होंगे। तो ये देखिए, ये थे सारे क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे गए थे। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, पिन पॉइंट्स आस्क्ड, क्या सारे क्वेश्चंस थे। व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड मींस विच सब्जेक्ट। सबसे पहले जब भी इंटरव्यू में आप जाते हो तो ये पूछा जाता है आपसे कि आपने क्या प्रिपेयर किया है। व्हाट आर द थिंग्स यू हैव प्रिपेयर्ड। तो मीन्स विच सब्जेक्ट मीन्स आपने कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है, वेदर इट बी HRM या अकाउंट्स या फाइनेंस, क्या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने तैयार किया, या लॉ। फिर आपसे क्या पूछते हैं कि यार अपना इंटरव्यू दो या अपनी CV दो। वेयर इज योर इंटरव्यू और CV। तो जब आप हैंड ओवर करते हैं तो आपके CV को रीड आउट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है वो CV से ही उठ जाते हैं या आपके रेज्यूमे से ही उठ जाते हैं कि हाँ आपको इतने साल का मान लीजिए टीचिंग एक्सपीरियंस है, 5 years का या 7 years का, या किसी के पास फ्रेशर्स है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो पहले रेज्यूमे को ही पिन पॉइंट करके पूछते हैं। तो अपना रेज्यूमे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था, व्हाट इज कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, इट्स फॉर्मूला। तो मैंने जो बोला था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला था कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तैयार है। इस वजह से क्वेश्चन जो मेरे से पूछे गए थे वो सारे फाइनेंस से पूछे गए थे। तो अगर आप HRM बोलेंगे तो आपसे फिर HRM के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स के, कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या होता है। बहरहाल दीज कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चंस फाइनेंस के हैं जो पूछे गए थे। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए, व्हाट इज MM to approach, what are the prepositions of MM to approach, what is return on capital and what is formula of cap। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे से पूछे गए थे। तो चलिए वन बाय वन इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं आपसे इसका आंसर भी शेयर करूंगी। तो लेट्स सी, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल CAPM, an economic model for valuing stocks, securities, derivatives and or assets, और आपकी क्या है, बाय रिलेटिंग रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका मतलब देखो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसके नाम में उसका काम है। तो क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका मतलब कि जाहिर सी बात है ये किसी चीज की प्राइस को, किसी चीज की वैल्यू को डिराइव करिए, किसी चीज की वैल्यू को बता रही है। तो क्या ये मॉडल है, क्या बताना चाह रही है कि आपकी सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, जो आपकी एसेट है, मतलब कैपिटल एसेट्स जो आपके लॉन्ग टर्म बेसिस पे, वो आपको कितना रिटर्न देगी। यही आपका CAPM मेथड या मॉडल बताता है। ये मेजर करता है आपके सिस्टमैटिक रिस्क को, जो कि कंट्रोलेबल है नहीं, जो कि अनकंट्रोलेबल है।
इसको किसने फाउंड किया था? इसको शार्प में फाउंड किया था दैट द रिटर्न ऑन एन इंडिविजुअल स्टॉक, कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू है तो उस पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका मतलब कि अनुमानित रिटर्न आपको कितना मिलेगा रिस्क को देखते हुए। अब इससे मेरे से फॉर्मूला भी पूछा गया था कि फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला जो था इसका फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी इक्वल्स टू आपकी रिस्क फ्री रेट प्लस आपका बीटा, जो आपके बीटा ऑफ सिक्योरिटी लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई जो मार्केट रिस्क है, और फिर आपके क्या होते हैं माइनस उसमें से हम करते हैं इक्विटी रिस्क फ्री मार्केट, जिसे हम कहते हैं, दोनों को अगर हम माइनस करके ले तो इसे हम कहते हैं इक्विटी मार्केट प्रीमियम। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट है या आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड है अपनी पीएचडी करने के लिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था मेरे से, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था वो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच था। बहुत ही कॉमन है, ये गिलानी जी ऐसे थे, आपको पता है कि इनको किसी चीज का के ऊपर विश्वास नहीं था, कैपिटल स्ट्रक्चर का था, तो वहां पे ये बोलते थे मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करना। उसके बाद इनका डिविडेंड पॉलिसी था, तो उन्होंने बोला भाई डिविडेंड पॉलिसी मुझे नहीं फॉलो करनी है जो एज फर्म के हिसाब से चलती है, तो ये अपना ही अप्रोच देते थे। तो इस वजह से ना इंटरव्यूअर भी सोचता है कि चलो भाई यहीं से इनसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि बाकी सब तो अप्रोच को फॉलो करते हैं जो फाइनेंस में चलता है, और यही एक ऐसे महाशय थे जिन्होंने जो ये चीज फॉलो नहीं करते और इनका एक अलग ही थ्योरी रहता था। तो ये अप्लाई होता है रियल वर्ल्ड में। ये MM2 में क्या बताया गया था, स्पेशली ये बताया गया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी has a directly proportional relationship with the leverage लेवल। तो ये चीज जानने के लिए देखो आपको डिटेल फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे कि लिवरेज क्या होता है, अनलिवर्ड फर्म क्या होती है, लिवर्ड फर्म क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है। तो अगर ये चीज आपको नहीं पता होगा तो ये चीज आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन एक सिंपल भाषा में समझ लो कि MM2 अप्रोच ये कहना चाहता था कि हमारी जो कॉस्ट होगी इक्विटी के, मतलब जितना पैसा आप इक्विटी में लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे, हमारे लिवर्ड, मतलब हमारे जो भी गियरिंग फर्म होंगे। आपको पता है लिवर्ड एंड अनलिवर्ड, लिवर्ड मतलब कि जो हमारी गियरिंग, इसका मतलब हमारा फर्म जो ऑपरेशन में, वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन सा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट कह रहा है कि ये अप्रोच जो है मैक्सिमम किस पे, ये प्रेजेंट यहाँ पे टैक्स शील्ड्स रहती है जो कि जिनका रिलेशनशिप रहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ लेस सेंसिटिव रहती है टू द लिवरेज लेवल, इसका मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेस रिस्की रहती है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेप्थ। ये इसके कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स एक एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे मोदी गिलानी ये हमसे बताए थे कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कुछ नहीं होती, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि मोदी गिलानी कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कुछ नहीं होता, टैक्स शील्ड वाली नाम भी कोई चीज होती है, मार्केट भी कोई नाम का चीज होता है। तो जैसे जैसे मार्केट होगी उसी तरह हमारी इक्विटी जो है वो इफेक्ट होगी, उसी तरह हमारे डेप्ट जो है वो इफेक्ट होंगे। सेकेंड अप्रोच में इन्होंने बताया था कि इक्विटी जो है लेस सेंसिटिव है कंपेयर टू जो आपके लिवरेजेस लेवल है, मतलब कि जो फर्म का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है या जो कैपिटल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि नेक्स्ट मेरे से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट इज व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होता है, तो जाहिर सी बात है नाम में ही काम में मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि भाई जो कैपिटल है, जो पैसा आपने लगाया उससे जो आपको रिटर्न मिल रही है, जो पैसा आपने लगाया कहां लगाया, बिजनेस में लगाया, उससे जो आपको रिटर्न मिल रही है मतलब प्रॉफिट मिल रहा है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिटर्न। जाहिर सी बात है वर्ड में ही चीज है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट इसको और चीजों को या फाइनेंशियल टर्म में कैसे एक्सप्लेन करोगे, इट इज डिटरमाइंड बाय हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनीज ऑपरेशंस आर दैट कैन बी यूज्ड टू शो द इन्वेस्टर्स और अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन हाउ वेल द कंपनी इज डूइंग एट अ टर्निंग इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू प्रॉफिट, कि भाई वो अपने कैपिटल को किस तरह प्रॉफिट में, मुनाफे में बदलती है। कौन, कोई कंपनी, ठीक है, किस तरह से वो इन्वेस्टर्स से कंट्रीब्यूशन लेती है कैपिटल का और किस तरह से उसको वो प्रॉफिट मतलब किस तरह से वो मुनाफा
कमाती है। तो ROC इज इंडिकेशन ऑफ वेदर अ कंपनी इज यूजिंग इट्स इन्वेस्टमेंट, कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जो भी पैसे लगा रहे हैं, क्या वो इफेक्टिवली वो पैसे लगा पा रहे हैं, क्या वो मार्केट को कंपीट कर पा रहे हैं, क्या उससे उनको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो गया या नहीं होगा। ये सारी चीज का अटेंशन, ये सारी चीज की जानकारी हमें कौन देता है? रिटर्न ऑन कैपिटल। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, देख लो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय डेब्ट प्लस इक्विटी, या तो आप कह सकते हो ROC इक्वल्स टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नो पैट का मतलब कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। तो ये इसके फॉर्मूले थे। देखो शॉर्ट में ही आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये तो मैंने बहुत ज्यादा फिर भी बड़ा आपको बता दिया, बट इससे भी शॉर्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू में। व्हाट इज कैप? ठीक है, मेरे से पूछा गया था भाई कैप क्या होता है, तो ये वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अटकी थी। मैंने बोला था कि कैप का तो 2-3 मतलब हो सकता है, ये कैप टोपी पहनने वाला कैप नहीं है यार। तो उस समय मेरे माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ था, बट व्हेन मैं इसके बारे में क्योंकि जानती थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये चीजें आपको क्लियरली बता दूं। तो ये चीजें हैं क्या है, देखो ये जब ऐसे कोई फुल फॉर्म आते हैं या ऐसी कोई चीज आती है ना, डू आप हमेशा, मैं आपको बोलती हूँ या हमेशा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक चीज कर सकते हो, जितने भी टर्म्स आते हैं ना, स्मॉल टर्म्स आते हैं, अगर आपका फाइनेंस आपका अच्छे से तैयार है तो स्मॉल टर्म्स जितने भी होते हैं ना फाइनेंस की, उसकी आप एक शॉर्ट नोट जरूर से बना लो, क्योंकि ये टर्म्स इंटरव्यू में ना कहीं आपको फंसाएंगे जरूर। तो इस वजह से आप उसका टर्म का लिस्ट बना लो कि ये सारे टर्म्स होते हैं फाइनेंस में, या अकाउंट्स के हो तो अकाउंट्स में बना लो, अगर HRM के हो तो HRM में बना लो, लॉ के हो तो लॉ में बना लो, जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेट करते हो उसका एक शॉर्ट आप बना लो, मतलब एक शॉर्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप उसको इंटरव्यू में बता पाओ। तो कैप का मतलब क्या होता है? कस्टमर अप्रूव्ड पेमेंट, मतलब कि जब कस्टमर ने अप्रूव कर दिया पेमेंट तो उसे हम कहते हैं कैप, कस्टमर अप्रूव्ड पेमेंट। इसका ये एक्रोनिम है, उसी का एक्सटेंशन है। अब देखो क्या कहता है, अ कैप इज एन इंटरेस्ट रेट लिमिट ऑन अ वेरिएबल रेट क्रेडिट product. It is the highest possible rate a borrower may have to pay and also the highest rate a creditor can earn. इसका मतलब a cap sets a limit on how much interest a borrower has to pay. भाई ये कैप बताता है, क्योंकि कैप क्या है कि उधार दे रहे हो ना आप, तो जाहिर सी बात है ये इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट में क्या बोल रहा है कि कितना बोरोवर, इसका मतलब कि जो बोरो कर रहा है, जो वो उधार ले रहा है, वो कितना इंटरेस्ट उसको पे करना है, और कितना ज्यादा जो उधार ले रहा है, कितना ज्यादा जो क्रेडिटर है वो अर्न कर सकता है। ठीक है, एक तो बोरोवर जिससे वो उधार ले रहा है वो कितना ज्यादा क्या कर सकता है, इंटरेस्ट गेन कर सकता है, अर्न कर सकता है, कितना प्रॉफिट कमा सकता है, और जो उधार दे रहा है, जो उधार दे रहा है वो कितना अर्न कर सकता है, और जो उधार ले रहा है उसको कितना पे करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो बोरोवर हो गया। नेक्स्ट है कॉमन ये टाइप्स ऑफ कैप जो होते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो इसको कहते हैं एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज या आर्म्स या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो होते हैं, इन दोनों ही केस में कैप जो है वो अप्लाई होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जा सकता है अगर आप फाइनेंस के हो। तो होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप्स के थे, तो होप सो आप ये चीजें एंजॉय किए होंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, तो यही थे सारे क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे गए थे, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो फाइनेंस का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो सारे क्वेश्चंस आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मिलेंगे। तो इसी तरह आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तैयार है, वेदर इट बी फाइनेंस, वेदर इट बी HRM और वेदर इट बी अकाउंट्स, जिसमें भी आपने PhD की है या जिसमें भी आपने PhD करने की सोच रखी है, तो आप वो सब्जेक्ट उनको बेहिचक बताइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस सब्जेक्ट में आपका डीप नॉलेज होना चाहिए। कहीं से कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे तो आप जरूर से उसके बारे में बता पाए। तो ये चीजों का ध्यान देना। अगर आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो डू टेल कि सर मेरा अभी कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं है, आई विल प्रेफर कि आप किसी भी सब्जेक्ट से मेरे से पूछ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो आपसे फिर बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन ध्यान देना कि अगर तैयार है डीप चीज तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बताओ, क्योंकि देखो कॉमर्स ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको
मैं प्रेफर करूंगी एक सब्जेक्ट अपना तैयार कर लो बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। एचआरएम भी हो सकता है, वो आपका अकाउंट्स भी हो सकता है, वो आपका फाइनेंस भी हो सकता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, लॉ भी हो सकता है। तो जो भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें भी आप अपने आगे अपने फील्ड को पढ़ाना चाहते हैं या आगे उसमें और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो उसको आप कह सकते हो कि सेकेंड चीजें जो मुझे बतानी है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैम क्या पहने। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पे आता है कि मैम पहने तो पहने क्या। तो देखो यार, पहनने में ये चीज है कि मैं आपको ये बताऊंगी कि आप वैसा ड्रेस पहनो जिसमें कि आप कंफर्टेबल रहो। आपका ध्यान जो है इंटरव्यू के समय इंटरव्यू पे ही होना चाहिए, ना कि अपने ड्रेस पे, कि मैं किस तरह से दिख रहा हूं, मैं किस तरह से दिख रही हूं, किस तरह मेरा लुक जो है वो आगे वाले को इंप्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे ड्रेसेस पहनो जो कि आपको क्या लगे, कंफर्टेबल लगे। ठीक है, आपको लगे कि यस, कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूं, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, मुझे कोई चीज ये डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो गर्ल्स के केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है सूट पहन सकते हो या साड़ी पहन सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, या कुर्ती लेगिंग्स पहन सकते हो। और बॉयज के केस में मैं उनके सजेस्ट करूंगी कि वो सूट पहने विद कोट या ब्लेजर, और या तो वो कोई एथनिक ड्रेस पहन सकते हैं। इट कैन बी अ ट्राउजर, इट कैन बी अ शर्ट, वो इस तरह से भी ड्रेसिंग कर सकते हैं, बट टी शर्ट्स और ये सब पहन के मत जाना फॉर बॉयज। फिर लास्ट थिंग आती है, आपको ये बताना है कि थर्ड थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बिहेवियर, एटीट्यूड किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल काम रहो, कोई भी प्रेशर ना लो अपने दिमाग में, हे भगवान क्या होगा इंटरव्यू में, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने पैनल बैठेंगे, क्या क्या होगा। फिर जैसे जानते हो, जब कोई भी बाहर आता है इंटरव्यू देकर के, तो आप तुरंत उससे पूछते हो, यार तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, या क्या पूछा गया बताओ ना, क्या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन। तो फिर आप उसको मेमोराइज कर लेते हो कि हाँ उससे ये पूछा गया तो मेरे से ये पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है यार, हो सकता है कि हो सकता है आपका लक बहुत अच्छा हो, क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस है। वो एक क्या होता है, आपका फोबिया होता है, वो डर आप जो है वो प्रेजेंट करते हो अपना, कि मेरा डर है कि पता नहीं इससे ये क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है मेरे से ही पूछा जाएगा। तो आप डर जाते हो कि यार ये तो मैंने तैयारी नहीं किया, अब क्या होगा। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी चीजों पे फोकस करिए, आप अपनी तरफ से काम रहिए, पीसफुल रहिए, रिलैक्स रहिए, अपना दिमाग किसी के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। आप जो है अपने काम पे ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए उस चीज पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और फॉरवर्ड करना मत भूलना, और सभी को ये बताना कि ऐसी चीजें आपको हमेशा इंटरव्यू में काम आएगी। इसको आप जरूर से लोगों से शेयर करना। और लास्ट में मैं हमेशा कहती हूं कि अ स्माइलिंग फेस मेक्स others smile, so keep smiling always.